हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने विष्णु मैथ्स पॉइंट की ऐप पर वीएमपी टेस्ट हब के द्वारा आयोजित वीडियो मेंस के लिए जो मैथ्स की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि सर इनका वीडियो सॉल्यूशन अगर मिल जाता तो बेटर रहता, तो इसलिए उनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब के माध्यम से डाल रहे हैं यहाँ पर। तो हर पेपर का सॉल्यूशन एक या दो या तीन वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगा, जैसा जिसमें जितना टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग एक दो भागों में हो सकता है या एक पेपर तीन भागों में मिल सकता है आपको। ठीक है, तो बने रहिए, आपको ये वीडियो सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज हम पहले पेपर को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/2 भाग भोजन पर, शेष का 1/3 भाग पढ़ाई पर, शेष का 1/4 अन्य मदों पर खर्च करता है। अब उसके पास 11,725 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है? थोड़ा सा प्यार से देखिए, देखो ध्यान देना। अब हम इनको ऑप्शन से हो सकता है ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट होता है डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बाई प्रोसेस हो सकता है बाई प्रोसेस करने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, हाँ, तो जितना पॉसिबल हो डायरेक्ट करेंगे। देखिए, इसके बटे में 2 आ रहा है, इसके बटे में 3 आ रहा है, इसके बटे में 4 है। तो आप ऐसी संख्या लीजिए जिसमें 2 का भाग भी जाए, 3 का भी जाए और 4 का भी जाए। 2 का भाग भी जाए, 3 का भी जाए और 4 का भी जाए। तो 2, 3 और 4 सब का भाग जाने वाली जो संख्या है वो 12 है। इसका मतलब है उसकी जो इनकम है वो कितने रुपए है? 12 रुपए। ठीक है, और 12 में से 1/2 भोजन पर, यानी आधा भोजन पर खर्च कर दिया। भोजन पर आधा खर्च कर दिया, हम लोग 6 रुपए भोजन पर खर्च करें। ठीक है, और 6 रुपए भोजन पर खर्च किए, उसका 1/3 बच्चों की पढ़ाई पर, जो बच्चा है उसका 1/3 बच्चों की पढ़ाई पर। तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़े आपको, ये आपके डायरेक्ट दिमाग में चाहिए। 6 का 1/3 होगा 2 रुपए। तो 2 रुपए बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिए, लेकिन 6 रुपए थे ना अपने पास, तो 6 रुपए में से 2 रुपए बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिए। कितने बच गए? 4। अब जो 4 बचा उसका 1/4, इसका 1/4 मतलब चौथा हिस्सा, इसका चौथा हिस्सा कितना होगा? 1 रुपया। 1 रुपया खर्च कर दिया अन्य मदों पर। तो 4 में से खर्च कर दिया, कितना बच गया? 3 रुपए बच गए। कितने बच गए? 3। और ये बोल रहा है 11,725। तो इसका मतलब ये है 3 को बोलेगा 11,725। 3 को क्या बोल रहे हैं? 11,725। और आपको चाहिए क्या? देखिए, हमने कुल धन कितना माना था? 12 माना था। तो 12 माना, इसका 12 की वैल्यू चाहिए। और वैल्यू किसकी अपने पास? 3 की वैल्यू है। 3 की वैल्यू आपके पास है और 12 की वैल्यू चाहिए। तो 3 का 12 कैसे बनाओगे? 4 से गुणा करोगे। तो इसको अगर आप 4 से गुणा करते हो तो डेफिनेटली आपको इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। हो जाएगी बात क्लियर? तो 11,000 को 4 से गुणा करें 44,000 हो जाएगा। 11,000 को 4 से गुणा करेंगे 44,000। 700 का 4 गुणा 2800, 25 का 4 गुणा 100, तो 28 और 100 29 हो जाएगा। 44,000 2900 का मतलब हो जाएगा 46,900 आ जाएगा। या आराम से आप जैसे कैलकुलेशन करते हैं, जैसे गुणा करना चाहते हैं उस तरीके से कर लीजिए, यह आ जाएगा 46,900 रुपया जाएगा। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? आराम से सुन लीजिए। देखो, ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हमने 12 माना, 12 का आधा कर दिया खर्च भोजन पर, बच गया 6। 6 का 1/3, 6 का 1/3 हो गया 2 खर्च कर दिया बच्चों की पढ़ाई पर। तो 6 में से 2 रुपए खर्च कर दिए, 4 बच गए। 4 का 1/4 कर दिया अन्य मदों पर खर्च, तो 4 का 1/4 होगा, 1 रुपया खर्च कर दिया। 4 में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? 3 रुपए बचेंगे। और 3 की वैल्यू है 11,725, यानी ये कह रहा है 11,725 बोलेंगे, हम कह रहे हैं 3 रुपए बचेंगे। इसलिए हमारे 3 को बोल रहे हैं 11,725। इसने पूछा है कुल आय कितनी थी, तो आय 12 मानी थी हमने। तो 3 का 12 कैसे बना सकते हैं जी? 4 से गुणा करेंगे। तो इसको भी 4 से गुणा कर लीजिए, हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, कोई कहे जी हम x मान करके करना चाहते हैं, x मान करके कर लो। ये लो, जितना है उसका आधा तो भोजन पर खर्च किया, आधा भोजन पर, तो बचेगा कितना? बचा है वो लेना है।
तो आधा खर्च कर दिया तो आधा बच गया। फिर 1/3 बच्चों की शिक्षा पर, यानी 3 में से 1 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। 3 में से 2 भी बचा हुआ है, 3 में से कितना बच गया? 2 बच गया, ये लो। फिर 1/4 भोजन पर खर्च कर दिया, तो 1/4 भोजन पर कर दिया, मतलब 4 में से 1 खर्च कर दिया, 3 अभी भी बचे हुए। 4 में से कितने बच गए? 3। ठीक है, और रियल में बच गए 11,725। देखो जो पॉसिबल कंडीशन है वो कर लीजिए कैलकुलेट। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये तो एक का कोई मतलब नहीं है, 4 नीचे एक आ जाएगा ऊपर, तो x बराबर जाएगा 11,725 को किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। क्लियर है? गुणा करके देख लेना, गुणा आपको करना आता ही है। यह जाएगा 46,900। ये हमने गुणा कर लिया, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, चलिए बढ़ते हैं अगली क्लास, अगले सवाल की तरफ। देखो ये कुछ छोटी सी कैलकुलेशन दे रखी है, पहले तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अंदाज लगा रहा हूं एक बार। देखो ये जो संख्या है, पच्चीस से तो 25 कट ही जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट की पॉइंट पर हटाओगे, बट्टे में भाग का मतलब बट्टे में, तो 3 जीरो लग जाएगा, तो 3 जीरो लग जाएगा, 25 कट जाएगा, मतलब 1000 आएगा। अब 1000 में कुछ घटना बाकी है। क्लियर है बात? 1000 में कुछ घटना बाकी है। देखो एक बार ध्यान से समझिए, प्यार से देखो, ये 5/6 मतलब एक ही लगभग 6/6 है। ये भी एक सा ही लग रहा है, ये भी एक ही है, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, मैं तो इसको 4 ही मान रहा हूं जी। ठीक है, अच्छा देखो 9/12 का मतलब 75 पैसे होता है, 75% होता है, मतलब 75 पैसे हो गए। 5/6 का मतलब लगभग 83 पैसे हो गए। 83 पैसे में 75 पैसे जाएंगे, कितने पैसे बच गए? 8 पैसे, 8.33 पैसे। कितने? 8.33 पैसे। तो 4 में अगर 8.33 का भाग दोगे, देखो एक बात सुनो ध्यान से, 0.83 सॉरी, ठीक है, 8 पैसे हो गए। देखो 8 पैसे लगभग 12 बार आते हैं 1 रुपए में, क्योंकि ऊपर 3 पैसे और भी तो है, तो 8 पैसे है 1 रुपए में, लगभग 12 बार आते, 12 96 हो जाएगा, तो 4 रुपए में कितनी बार आ जाएगा? 48 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये 48 है लगभग, तो 1000 में 48 घटा रहे, अंदाज लगाने की बात बता रहा हूं, और 1000 में 48 घटाओगे तो आएगा 952 के आसपास आएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो घटाना था घटा दिया, यानी कहने का मतलब यह है 955 आ जाएगा। अगर आपको लगे नहीं जी देखो हमसे ऐसी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, हम ऐसी कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी कैलकुलेशन कर लो। कैसे करेंगे? देखो 25 माइनस, देखो ध्यान दीजिए, प्यार से सुनो, इसके बटे में 24 है, इसके बटे में 12 है, इसके बटे में 6 है। ठीक है, तो देखो इसका 24 बनाने के लिए डबल कर देते हैं, तो ये भी डबल हो जाएगा। इसका 24 बनाने के लिए 4 गुना करेंगे तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये यहां पर शायद हो सकता है आपको दिख नहीं रहे हो, कलर चेंज कर देते पेन का। देखो इसका 24 है, इसका 24 बनाने के लिए 12 गुना 2 गुना कर दिया, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। इसका 24 बनाने के लिए 4 गुना करें तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। इसका 24 बनाने के लिए बट्टे भी 24 लगा दिया, ऊपर भी 24 लगा दिया। समझ में आई बात? तो बट्टे में सब में 24 हो गया, बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। ये है 24 प्लस 4 पंजे 20, 11 दूनी 22, ये है 23। समझ गए बात को? नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखते हैं तो ध्यान देना, ये 6 है, ये 12 है। देखो इसका 12 कैसे बना सकते हो? डबल कर देंगे, तो इसको अगर आप डबल करते हो तो भाई साहब ये भी डबल हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 10/12 और ये आ जाएगा 9/12। 10/12 में 9/12 जाएगा तो क्या बचेगा? 1/12 बचेगा। कितना बच जाएगा? 1/12 बचेगा। और 1/12 बचेगा तो उल्टा कर देते हैं इसको, और उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 12/1। समझ गए बात को? कोई परेशानी वाली बात है? यह जाएगा 12/1। पॉइंट हटाएंगे, 3 डिजिट है, 3 जीरो लग जाएगा। 25 से कम 25, 25 से कम 25, ये जीरो आ जाएगा, यानी 3 जीरो आ गए। कितना जीरो आ गया? 3। समझ गए बात को? अच्छा,
12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, 24 और 20 44 और 22 66 और 23 69 हो जाएगा। क्लियर है बात? कर लेंगे कैलकुलेशन, एक बार दोबारा देख लो। यह जाएगा 24 20 44 और 22 66 66 और 3 69 20 89 हो गया। अच्छा 89 है भाई, सॉरी 89 है, और 89 में भाग दे दिया 2 का, तो 1000 माइनस 89 का आधा। देखो 90 का आधा तो 45 होता है, तो 89 का आधा 44.5 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 44.5। 1000 में 44 जाएगा 956, 956 में आधा जाएगा 955। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। डिजिटल सम से भी कर सकते हो आप। देखो बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड आप पर करता है कि किस तरीका का, कौन सा तरीका आप लगाना पसंद करते हैं, किस में आप कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। ये कहना चाह रहा है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 3 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने पर मासिक आय 1650 रुपए बढ़ जाती है। मासिक आय कितनी बढ़ जाती है? 1650। और उसकी वार्षिक आय पूछिए। बात को समझने की कोशिश करिएगा, तसल्ली से समझिए। 3 सही 2/3% बढ़ गई उसकी आय। कितनी बढ़ गई? 3 सही 2/3%। और रियल में कितनी बढ़ी है? रियल में बढ़ी है 1650। 3 सही 2/3% की वैल्यू कितनी हो गई? 1650। ठीक है, यह जाएगा 3 3 9, 9 2 11, 11/3% बराबर हो जाएगा 1650। 11 कम 11, 11 कम 11 बचेगा 5, 11 5 55। ये लो जी, ये 5 3 नीचे कहां जाएगा? ऊपर। तो 1% की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 150 450। 1% की वैल्यू 450 है, और 1% की वैल्यू 450, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 से गुणा कर देंगे, हो जाएगी बात क्लियर। तो ये लीजिए भाई साहब, 100 से गुणा करेंगे। इसको अगर आप 100 से गुणा हो तो ये भी 100 से गुणा हो जाएगा, मतलब 45,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? अब 45,000 रुपए उसकी आय हो गई, मासिक आय। उनकी मासिक आय हो गई 45,000 रुपए। क्लियर है बात? और इसने मासिक आय नहीं पूछी, वार्षिक आय पूछी है। मासिक आय नहीं पूछी है, वार्षिक आय पूछी है। तो 45,000 है 1 महीने की, तो 12 महीने की, तो जो 12 से गुणा कर देंगे। 12 पंजे 60, हासिल आ जाएगा 6, 12 चौक 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54। यह जाएगा 5,40,000 रुपए। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो? अच्छा ठीक, तो इसका मतलब है उसकी जो वार्षिक आय है वो आ जाएगी 5,40,000 रुपए। ठीक है, हो जाएगी कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति 450 रुपए में 2 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। चावल की मूल कीमत याद कीजिए। देखो ध्यान देना, 20% में 2 किलो चावल ज्यादा आते हैं। 20% रेट कम हो गई, कितनी रेट कम हुई है? 20%। और 20% में चावल ज्यादा कितने आ रहे हैं? 2 किलो चावल आ रहे हैं ज्यादा। ठीक है, 100% पूरी रेट कम हो जाती तो 100% होता, मतलब 5 गुना करेंगे तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो 10 किलो चावल लगे। अगर मान लीजिए पूरी 100% ही रेट कम हो जाती तो 10 किलो चावल आते। क्लियर है बात? इसका मतलब पूरी 100% तो 450 ही है क्या? इसका मतलब है भाई साहब 450 रुपए में 10 किलो चावल आते हैं। 450 रुपए में चावल कितने आते हैं? 10 किलो। तो 1 किलो चावल कितने के आ जाएंगे? 450 में 10 का भाग दे देंगे, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, तो आ जाएगा 45 रुपए पर केजी। 45 रुपए पर केजी, हो गई बात क्लियर? बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखो,
ये कहना चाह रहा है कि 0.025 और 0.064 इसका मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती तो दोनों को गुणा करके वर्गमूल कर देते हैं। तो 0.025 इंटू 0.064। देखो ध्यान दीजिए एक बार, पॉइंट को तो भूल जाइए, बाद में देखेंगे। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। समझ गए? अच्छा, अब पॉइंट को भी देख लेते हैं। पॉइंट को देखेंगे क्या होगा, 3 डिजिट पर, ये 3 डिजिट 6 डिजिट पर हो जाएगा। कितने डिजिट पर है? 6 डिजिट पर। तो वर्गमूल करेंगे तो 6 डिजिट की संख्या का अगर वर्गमूल करते हो 3 डिजिट में आ जाएगा। तो यानी जो आंसर आएगा उसके 3 डिजिट पर लगाना पॉइंट, मतलब 0.001 हो जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, 8 पंजे 40, 40 एकम 40। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक बटे एक्स, एक बटे वाई और एक बटे जेड, इनका जो अनुपात है वो आ जाएगा 4:7:28 है। इनका जो अनुपात है कितना हो जाएगा? 4:7:28। तो ये कहना चाह रहा है कि एक्स वाई जेड, यानी इसको उल्टा अनुपात चाहिए। 1 बटे एक्स, 1 बटे वाई, 1 बटे जेड है, और इसके 4:7:28 है। आपको क्या चाहिए? उल्टा अनुपात से, तो उल्टा कर दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? ये लो, तो देखो x इज टू वाई इज टू जेड, अगर ये आपको चाहिए तो इसका उल्टा कर दीजिए, आ जाएगा 1/4, 1/7, 1/28। ठीक है? अच्छा, अब देखिए सुनिए बात को, ध्यान दीजिएगा। 28 से अगर आप गुणा करेंगे तो 28 से ये भी गुणा हो जाएगा, 28 से ये भी गुणा हो जाएगा, 28 से ये भी गुणा हो जाएगा, कट जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 7 28 जाएगा, तो यह जाएगा 7:4:1, 7:4:1। ये लो जी, हो जाएगी कैलकुलेशन, सिंपल सी बात है। ठीक, आगे चलिए, आगे ध्यान देना और क्या क्या किया जा सकता है। और सवालों को देखिए, अगले सवाल में क्या बोलना चाह रहा है ये कह रहा है 33 संख्याओं का औसत 437 है। प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित करके 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो प्रत्येक संख्या में जोड़ोगे तो औसत में भी जुड़ जाता है, प्रत्येक संख्या को गुणा करते हो तो औसत भी गुणा हो जाता है, प्रत्येक संख्या में भाग लगाते हो तो औसत भी भाग लग जाएगा, प्रत्येक संख्या में घटाओगे तो औसत भी घट जाएगा। क्लियर है बात? तो 33 संख्याओं का औसत है 437। अब अगर आप प्रत्येक संख्या में 19 का भाग दिया जाए तो औसत में भी 19 का भाग लग जाएगा। प्रत्येक संख्या में अगर 19 का भाग दिया जाए तो औसत में भी क्या हो जाएगा? 19 का भाग लग जाए। फिर प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो औसत भी 2 गुणा हो जाएगा। ये लो आपका आंसर, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखिए 19 एकम 19, 19 दूनी 38, बचेगा 5, 19 30 57, 23 दूनी 46। क्लियर है बात? तो जो नया औसत है वो कितना जाएगा? 46 आ जाएगा। 19 से गुणा करना और 19 का भाग देना और 2 से गुणा करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। एक कक्षा के 23 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। ध्यान से सुनिएगा, यदि अध्यापक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत में 9 महीने की वृद्धि हो जाती है। एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से, औसत में वृद्धि होने का मतलब प्रत्येक मेंबर पर 9 महीने बढ़ गए, प्रत्येक मेंबर पर 9 महीने बढ़ गए। तो प्रत्येक मेंबर पर 9 महीने बढ़ गए तो टोटल कितने बढ़ जाएंगे? ध्यान देना, औसत वृद्धि जो है एक मेंबर पर 9 महीने बढ़ गए तो मेंबर कितने हैं? देखो स्टूडेंट्स कितने थे? 23, और एक टीचर बढ़ गए तो कितने हो गए? 24। एक आदमी पर 9 महीने बढ़े तो 24 आदमी पर कितने बढ़ेंगे? 24 गुणा 9, इतने महीने आ गए। ठीक है, ये वृद्धि हो गई टोटल। ठीक है, अब ये वृद्धि किस वजह से हुई है? ये टीचर की वजह से हुई, क्योंकि टीचर इतना बड़ा है। क्लियर है बात? क्योंकि औसत में क्या होता है? वृद्धि है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, कमी है तो कमी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। समझ में आ गई बात?
तो कहने का मतलब वृद्धि है तो उसको भी इक्वली बांटते हैं और कमी है तो कमी को भी बांटते हैं। तो 9 मैंने हर जगह बांट दिया, कितने लोगों में बांटा? 24 लोगों में। इसका मतलब 24 नाम 216 महीने थे टोटल। टोटल कितने महीने? 216। इसका मतलब है जो टीचर है, अध्यापक है, वो बच्चों से 216 महीने बड़ा है। 216 महीने को अगर आप वर्ष में बदलना चाहो तो भाई साहब 12 का भाग दे दीजिए। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, तो यह आ जाएगा 18 वर्ष। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि अध्यापक की जो आयु है, अध्यापक की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष के तो बच्चे हैं और अध्यापक बच्चों से 18 साल बड़े, मतलब 37 साल। तो अध्यापक की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? 37 साल हो जाएगी। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगी? देखो 5 वर्ष में कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। 5 वर्ष में 3 गुना हो गया। अब ये चाहता है 81 गुना चाहता है। कितना चाहता है? 81। कितने घात लगाएं? 3 की घात कितने लगाएं? 81 हो जाए, बताइए। 4। तो अगर आप इसके 4 घात लगाते हो, इसका मतलब ये 4 से गुना हो जाएगा, यानी 20 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 20 साल। 20 साल में 81 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 गुना। अगर किसी को लगे जी ये बात समझ नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम शुद्ध और देसी तरीका दूसरा बता देता हूं आपको। क्या है दूसरा तरीका? हर बार 3 गुनी होती है, इसका 1 का 3 बनेगा, 3 का 9 बनेगा, 9 का 27 बनेगा, 27 का 81 बन जाएगा। तो मतलब 1 का 81 हो गया, 1 का क्या हो गया? 81। 81 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो। ठीक है, 1 का 81 हो गया। 1 का कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, कितनी साल में? देखो ये काम हो रहा है हर 5 साल में, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, कितने साल में हो जाएगा? 20 साल में हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 10 नंबर का सवाल। एक एसी का नगद मूल्य 30,000 रुपए। ध्यान से देखिए, एक एसी है उसका नगद मूल्य 30,000 रुपए और किस्त योजना खरीदने पर 4,500 रुपए का पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा, तत्काल अदायगी जिसको बोलते हैं, कैश पेमेंट करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट आप जिसको आजकल बोलते हो। तो 30,000 रुपए जो है उसमें 4,500 रुपए तो दे चुके, तो बच गए 25,500 रुपए। अब 25,500 रुपए बच गए, वो कह रहा है 2 किस्तों में देने हैं और ब्याज क्या बता रहे? देखो 2 अर्धवार्षिक किस्तें और ब्याज संयोजन का सब अर्धवार्षिक 6% वार्षिक नहीं है जनरली, सॉरी 4%, 4% 6 माही है, जनरली वार्षिक लिखा हुआ मिलता है, मतलब 1 साल के 4%, लेकिन ये कह रहा है 6 महीने के 4% है। 6 महीने का कितना है? 4%। बात समझ आ गई? थोड़ा सा प्यार से देखिए, 4% को हम बोलते हैं 1/25, यानी 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। इसका मतलब पहली किस्त में 25 पर 1 रुपए का ब्याज होगा, इसका 25 रुपए के 26 चुकाएंगे आप। 25 के कितने चुका देंगे? 26। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, दूसरी किस्त में क्या हो जाएगा? 2 घात लग जाएगी। दूसरी किस्त में 2 घात लग जाएगी। दूसरी किस्त में क्या होगा? दूसरी किस्त में हो जाएगा 25 का स्क्वायर होगा 625, 26 का स्क्वायर होगा 676, 2 घात लगा देंगे। तीसरी किस्त के लिए 3 घात लगा देंगे, चौथी किस्त के लिए 4, पांचवी के लिए 5, जितने भी हो, अपने पास केवल 2 ही किस्तें। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, ये 676 है और ये 26 है, जबकि किस्तें चुकाई गई किस्तें समान होनी चाहिए, चुकाई गई किस्तें समान होनी चाहिए। तो इसको 676 बनाने के लिए 26 से गुणा करो, इसको 26 से गुणा करो तो आप इसको भी 26 से गुणा करो। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये है, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 650, यानी आपका जो अमाउंट था उसका पहला टुकड़ा तो 650, जिसको 1 साल बाद 676 चुकाया हमने,
दूसरा टुकड़ा 625 जिसको 2 साल बाद चुका है, ये टुकड़ा 1 साल बाद चुका है, दूसरा टुकड़ा 2 साल बाद, दोनों में 676 चुका है, लेकिन एक मूलधन के हमने 2 टुकड़े कर रखे हैं, ये दोनों टुकड़े हैं 600 और 600 1200, 50 और 25 75, यानी कुल मूलधन हमारा था 1275। मूलधन का मतलब जिस राशि पर ब्याज लगाया जा सके, ठीक है। और रियल में मूलधन था 25,500, इसका 1275 को क्या बोल रहा है, 25,500 बोलता है जी। 1275 एकम 1275, 1275 दूनी 2550, एक को 20 बोलता है, एक को क्या बोल रहा है 20, और एक को 20 बोलेगा तो पूछ रहा है प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि मतलब 676 की वैल्यू चाहिए, तो एक को 20 बोलता है तो 676 को क्या बोलेगा 676 गुणा 20, ठीक है, तो आ जाएगा 676 1352, अरे जीरो, क्लियर है बात। अच्छा, तो प्रत्येक किस्त की राशि आ जाएगी 13,520, और देखो सिंपल सी बात है, किस्त ही पूछ रहा है तो ये 26 बनेगा, 2 घात के लिए 676 आएगा, तो इसका मतलब 676 से कटने वाली संख्या होगी, सिंपल सी बात है। 676 से केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है, बाकी कोई सा भी नहीं कट रहा है, तो बस डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई, 676 वाला मामला बैठ जाएगा, कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, तो 676 हो जाएगी, तो 13,520 है वो 676 से कटता है, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो सवाल देखते ही, ठीक है ना, 676 के मल्टीपल में आएगा आंसर, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब ये कह रहा है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य अगर 9 रुपए माने तो विक्रय मूल्य 8 रुपए हो गया। क्रय मूल्य अगर 9 रुपए मानते हो तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 8 रुपए। 1 रुपए का नुकसान हो गया, 1 रुपए का नुकसान किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी 9 पर 1 रुपए का नुकसान हुआ है, तो आ जाएगा 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, हो जाएगी बात क्लियर। 11 से 1/9% का नुकसान हो गया, हानि हो गई, ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। देखो एकदम नॉर्मल सवाल है, सुंदर सा सवाल है, छोटा सा सवाल है जिसको आप कर सकते थे आराम से, ठीक है। अच्छा, चलो अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है एक वस्तु को 720 रुपए में सेल करने पर 10% का नुकसान होता है। देखो 10% का नुकसान होता है, इसका मतलब 90% बेच रहा है भाई। 10% का नुकसान कब होगा, जब 100 रुपए वाली वस्तु 90 में बिकेगी। 100 रुपए वाली वस्तु कितने में बिक जाएगी, 90 में बिक जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो 100 रुपए वाली वस्तु बिकेगी 90 में, और रियल में कितने बिक रही है 720 में, तो 90 को 720 बोलता है, 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 72, तो इसका मतलब है 1% को 8 बोलेगा, 1% को कितना बोल देगा 8। अब क्रय मूल्य चाहिए तब तो 100 की वैल्यू याद कर लेंगे, क्रय मूल्य चाहिए तब किसकी वैल्यू याद कर लेंगे 100 की, लेकिन ये कह रहा है क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है 20% लाभ पाने के लिए वस्तु कितने रुपए में बेची जानी चाहिए। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु 120 में बेची जानी चाहिए, सिंपल सी बात है, इसमें क्या किंतु परंतु है। इसका 120 की वैल्यू याद कर लेंगे, 1% को 8 बोलते हो तो 120 को क्या बोलोगे 12 8 96। ये ऐसे सवाल है, पेन चलाने वाले नहीं होते, डायरेक्ट भाई 8 गुना हो रहा है तो 120 का 8 गुना 12 8 96 960 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। तो आराम से तसल्ली से प्यार से कैलकुलेशन करते रहिए। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, 15,000 रुपए 40% छूट, इसी धनराशि पर क्रमिक छूट 30% और 10% का अंतर कितना होगा। देखो एक साथ 40% की छूट मिलती है और 30% और 10% की 2 छूट मिलती है, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा। तो आपको बता रखा है कि 30% और 10% अलग अलग टुकड़ों में है, तो जो दिख रही है उससे कम होती है, कितनी कम होगी 30 का 10%, 30 का 10% 3 होता है, यानी ये 3% कम पड़ जाएगा। कितने परसेंट का अंतर आएगा 3% का आएगा, क्या 3% का, 30 का 10% है, 3% का अंतर आएगा। समझ गए बात को, 30 और 10 40, तो 40 बराबर ही, ये 3% का अंतर आएगा। तो जो अंतर आएगा वो 3% का आएगा, तो 15,000 का 3% क्या हो जाएगा, 15,000 का 1% 150 होता है, 3% 450 हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख लो, 15,000 का 3%,
15,000 का 3% जो जाएगा वो जाएगा 450। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। ठीक, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना और करते हैं बात खट्टी मीठी। दो वृत्तों का क्षेत्रफल 25:36 है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है कितना है? 25:36। तो परिधि का अनुपात क्या होगा? देखो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, ध्यान देना, वृत्त है हमेशा समरूप होते हैं। तो समरूप आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। भुजा यहां पर परिधि हो सकती है, त्रिज्या हो सकती है, व्यास होती है। तो देखो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात व्यास के वर्गों के अनुपात के बराबर, परिधि के वर्गों के अनुपात के बराबर, त्रिज्या के वर्गों के अनुपात के बराबर। क्लियर है बात? तो ये क्षेत्रफल का अनुपात है। तो चाहे आपको त्रिज्या का अनुपात पूछे, चाहे व्यास का अनुपात पूछे और चाहे परिधि का अनुपात पूछे, क्या अनुपात आ जाएगा? 5:6। स्क्वायर करो वापस क्षेत्रफल का जाएगा, वर्गमूल करो वापस इनका जाएगा। ठीक है, परिधि का अनुपात भी वही होता है, व्यास का अनुपात भी वही होता है, त्रिज्या का अनुपात भी वही होता है। ठीक है, कुछ खतरों के खिलाड़ी ये सोचते होंगे कि इसका मतलब परिधि त्रिज्या व्यास एक ही बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक ही बात है, मेरा कहने का मतलब एक वृत्त का व्यास दूसरे वृत्त से अगर 5 गुना है तो उस वृत्त की परिधि भी दूसरे वृत्त से 5 गुना, दुगुनी, 5 गुनी जितने भी है वो हो जाएगी। ठीक है, अगर एक वृत्त का व्यास दूसरे वृत्त के व्यास से 5 गुना है तो एक वृत्त की परिधि भी दूसरे वृत्त से 5 गुना ही होगी। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या भी उस दूसरे वृत्त से 5 गुना ही होगी। एक में 5 गुना, सब में 5 गुना हो जाएगा। त्रिज्या, व्यास और परिधि, इनके अनुपात की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ आ गई? ठीक है, तो अनुपात समान होगा, मैं लंबाई समान करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और खट्टी मीठी बातें करेंगे। ध्यान देना, ये अगर 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर अधिकतम आकार के वृत्त की परिधि क्या होगी? देखो ध्यान से सुनिए, ये 28 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है और इसके अंदर वृत्त बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ? वृत्त। और वृत्त का ये देखो ये 28 सेंटीमीटर है। अगर ये 28 सेंटीमीटर तो आपको ये समझना चाहिए इसका व्यास भी 28 सेंटीमीटर होगा। व्यास कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। अब जैसा कि मैं बताया करता हूं, ध्यान रखिए, वृत्त का जो व्यास जनरली 14 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि आपको बता रखा है कि त्रिज्या जनरली हम 7 सेंटीमीटर लेते हैं, त्रिज्या 7 होती है, व्यास 14 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो नॉर्मल वृत्त जो होता है, नॉर्मल जो वृत्त होता है, जो मैं बता रहा हूं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि होती है 44। परिधि कितनी होती है? 44। लेकिन व्यास 14 होता है तब परिधि 44, लेकिन व्यास 14 नहीं, 28 से दुगुना है। व्यास दोगुना तो परिधि भी दोगुना होगी, परिधि भी दोगुना होगी, तो 44 दूनी हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। और कोई कहे जी देखो इस बात का पता नहीं है, हम तो ऐसे करते नहीं है। ठीक है, आप करते होंगे लेकिन हम नहीं करते, कोई बात नहीं है जी, चिंता क्यों करते हो? नहीं करते तो दूसरा इलाज देखो। देखो वृत्त का जो व्यास है वो आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, मतलब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई? अच्छा, फिर क्या कहना चाह रहा है? फिर ये कहना चाह रहा है वृत्त की परिधि बताइए कितनी होगी। तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी बताओ? परिधि होती है 2πr। परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr। ठीक है, तो 2π, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ये लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। हो जाएगी बात क्लियर? ठीक है, यह आ जाएगी वृत्त की परिधि। अगर बाई प्रोसेस करना चाहो तो ऐसे कर लो, और जो मैंने बताया वापस से सुन लो। जिस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है, उसका व्यास 14 होता है, उसकी परिधि 44 होती है, उसका क्षेत्रफल 154 होता है। ठीक है, उसके अनुपात में आप चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहते तो बाई प्रोसेस आप कर ही लेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु बट लेकिन है नहीं। ठीक है जी, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, एक त्रिभुज का आधार वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 है। देखो वर्ग का विकर्ण 7√2 है, इसका मतलब वर्ग का जो विकर्ण है वो अगर 7√2 है, इसका वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी।
वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि विकर्ण भुजा से रूट दोगुना होता है, तो भुजा से रूट दोगुना हो रहा है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? देखो एक भुजा 7 सेंटीमीटर, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग करो, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का जो परिमाप है वो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे सुनो, त्रिभुज की ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर है, त्रिभुज की ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर है। ये इसमें अन्य नहीं लिखा हुआ, अन्य समझ लीजिएगा, अन्य वर्ग की ऊंचाई किसी अन्य वर्ग की ऊंचाई के बराबर है, भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है बात? तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका वर्ग की जो भुजा है वो 576 का वर्गमूल कर लेंगे, मतलब वर्ग की भुजा जाएगी 24, वर्ग की भुजा कितनी आएगी? 24 आएगी। क्लियर है बात? अच्छा, तो जो ऊंचाई है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, नहीं दूसरे वाले वर्ग की भुजा के बराबर। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार तो आ जाएगा 28 और ऊंचाई हो जाएगी 24। बहुत प्यार से देखना, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 12 8 96 आएगा, हासिल 9। ठीक है, फिर 12 24 और 9 33, यह जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह जाएगा आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल।